हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी जीडी के इंग्लिश का पेपर कर रहे थे प्रीवियस ईयर का, और एक पेपर हम लोग कर चुके हैं जो 10 दिसंबर 2021 का था। आज हम लोग करने चल रहे हैं 16 नवंबर 2021 का शिफ्ट 1, पहली शिफ्ट का ये पेपर है। और पेपर के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। एक पेपर और पहले कला भी चुका हूँ इसके पहले। तो इस पेपर का पीडीएफ इसके साथ अटैच है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। पीडीएफ पहले डाउनलोड करके आप लोग पेपर सॉल्व करिए। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से पेपर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ड क्या दिया हुआ है, विजिबल। सीक्रेट का मतलब क्या हुआ, एकदम छुपा हुआ, जो किसी को दिखाई ना दे, ये सीक्रेट हो गया। तो ये तो अपोजिट हो जाएगा। अपारेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, ठीक। अपारेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट या क्लियर। दूसरे वर्ड देखना चाहो तो क्या होगा, इसके लिए एक वर्ड हो जाएगा क्लियर। दूसरा वर्ड क्या होता है, ऑब्वियस होता है, ठीक है। ये हो गया, ऑब्वियस हो गया। और एक अपारेंट हो गया, यही देख लीजिए, ठीक है। एक और वर्ड आता है एक्सप्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिट, ये हो गया, ठीक है। तो ये स्पष्ट के लिए वर्ड होते हैं। वेज का मतलब क्या होता है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। वेज का मतलब क्या हो गया, धुंधला, जो धुंधला दिखाई दे, जो स्पष्ट ना हो, वो हो गया। तो ये एंटोनियम हो गया। हिडन का मतलब छपा, छुपा हुआ, ठीक है। सीक्रेट और हिडन जो है वो उसके एंटोनियम हो गए। ये दोनों तो हो गए नहीं, क्वेश्चन सिनोनियम का है। अब वेज का मतलब धुंधला हो गया, ये भी एंटोनियम ही हो गया, ठीक है। ये 3 एंटोनियम हो गए। अब अपारेंट का मतलब होता है स्पष्ट, जो साफ होगा, स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, वही तो विजिबल का साइनोनिम होगा, ठीक है। तो समझ गए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 किस बारे में है, यहाँ देखिए लिखा है दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड। एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, साफ साफ कहा है अंडरलाइन वर्ड। तो हमें इसमें पूरा ये यहाँ से यहाँ तक नहीं देखना है, हमें केवल देखना है कौन सा, ये अंडरलाइन वर्ड। इसके बदले में जो वर्ड लग सकता है, हमें केवल वो देखना है। तो पहले सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं कि वहाँ पर उस वर्ड का क्या मतलब है। तो माइक्रोवेव ओवन क्या करता है, हीट फूड क्विकली, एनर्जियसली और सेफली। एक्चुअली ये वर्ड जो एनर्जियसली यूज किया जाता है वो चिंता के लिए होता है, बहुत ही फिक्रमंद ढंग से, बहुत ही चिंतित रूप से। लेकिन यहाँ माइक्रोवेव ओवन के लिए यूज किया गया है और वो भी हीट करने के लिए लगा है। तो एनर्जियसली यहाँ पे जो सेंस हम साइकोलॉजिकल सेंस में यूज करते हैं वो साइकोलॉजिकल सेंस में नहीं यूज हुआ है। ये ओवन के लिए यूज हुआ है, माइक्रोवेव ओवन के लिए यूज किया गया है। और इसके साथ में जो वर्ड्स लगे हुए हैं उनके साथ इसकी मीनिंग निकाली जाएगी। जिन वर्ड्स के साथ में आया, किसके साथ में, क्विकली के लिए और सेफली के लिए। तो क्विकली और सेफली से ही रिलेटेड मीनिंग यहाँ हमें होगी। यहाँ एग्जैक्टली मतलब चिंतित रूप से नहीं होगा, बल्कि क्विकली और इसके साथ में इसकी मीनिंग लेनी होगी, ठीक है। आगे है बट डू नॉट ब्राउन द बेक फूड इन द वे दैट कन्वेंशनल ओवन्स डू। ये कन्वेंशनल ओवन, जो कन्वेंशनल चूल्हे होते हैं, परंपरागत चूल्हे होते हैं, उनसे ज़्यादा जल्दी, उनसे ज़्यादा अच्छे ढंग से और उनसे ज़्यादा सेफली ब्रेड को सेक देते हैं। लेकिन वो ब्रेड को ब्राउन नहीं करते हैं, जैसा कि दूसरे चूल्हों में हो जाता है। तो आप बताओ कि एग्जैक्टली का मतलब यहाँ पर क्या होगा। यहाँ मतलब हो गया ज़्यादा कुशलतापूर्वक, क्विकली मतलब जल्दी से, और एग्जैक्टली मतलब कुशलतापूर्वक, और सेफली का मतलब हुआ सुरक्षित ढंग से। तो अब यहाँ आ जाओ। तो यहाँ जो इसका मतलब है वो एंग्रीली तो है नहीं, फिर क्या होगा, एफिशिएंटली इसका मतलब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक्सीडेंटली होगा नहीं और ब्यूटीफुली होगा नहीं। यहाँ क्या है, परंपरागत चूल्हों से ज़्यादा अच्छे ढंग से, तो मतलब एफिशिएंटली। तो यहाँ जो इस वर्ड की मीनिंग फिट हो रही है वो होगी एफिशिएंटली, ज़्यादा कुशल ढंग से, ज़्यादा अच्छा ढंग से, ज़्यादा बेहतर ढंग से, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखो खाली जगह दी हुई है, इसको भरना है। अब स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सेंटेंस पढ़ो। और डैश माइंड रेयरली मीट्स डेड एंड। डेड एंड का मतलब क्या होता है, हमें जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो अब रेयरली का मतलब क्या हुआ, शायद ही कभी। तो मतलब ये मान लो कि नेवर, नेवर मतलब नहीं होता, एक आध बार ऐसा हो सकता है कि डेड एंड मिल जाए, पर ऐसा जल्दी नहीं होता है। तो मतलब ना कि लगा के मीनिंग निकालते हैं। अ डैश माइंड रेयरली मीट्स डेड एंड।
अब डैश माइंड शायद ही कभी या कभी डेड एंड से नहीं मिलता। तो कैसे माइंड को डेड एंड नहीं मिलेगा, कैसे माइंड को मतलब अपने काम में रिजल्ट नहीं मिलेगा, परिणाम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कैसा होगा, पेक्यूलियर माइंड को, पेक्यूलियर का मतलब होता है ना विशेष, खास तौर से, ठीक है। वियर्ड का मतलब विचित्र, अपरिचित, अनजान सा एक। क्यूरियस का मतलब उत्सुक, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है जानने की। स्ट्रेंज का मतलब अजीबोगरीब। तो ये कितने वर्ड सिमिलर हो गए इसमें देखो, ये जो स्ट्रेंज है और जो वियर्ड है ये दोनों करीब करीब साइनोनियम हो गए। अब यहाँ बताओ कि क्या विचित्र दिमाग को, विचित्र मस्तिष्क को डेड एंड से मीट नहीं होता, मतलब क्या जो विचित्र मस्तिष्क वाला व्यक्ति होगा उसको कभी डेड एंड नहीं मिलता। तो विचित्र मस्तिष्क का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। पिक्यूलियर मस्तिष्क मतलब विशेष मस्तिष्क, ये भी नहीं हो गया। क्यूरियस मस्तिष्क मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर उत्सुकता होती है, जानने की जिज्ञासा ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है जिस व्यक्ति के अंदर जानने की जिज्ञासा ज़्यादा होगी, उत्सुकता ज़्यादा होगी, वो कभी डेड एंड से नहीं मिलेगा, उसका नतीजा कभी डेड एंड नहीं होगा, उसको हमेशा रिजल्ट मिलेगा। आगे लिखा है इट कंटिन्यूज द सर्च फॉर द आंसर, वो हमेशा अपने आंसर की सर्च जारी रखता है। तो जब वो हमेशा आंसर की सर्च जारी रखेगा तो कभी डेड एंड मिलेगा ही नहीं। तो किस तरह के मन को, क्यूरियस मन को। बात समझ में आ गई, ठीक। अब आ जाओ 4 में। देखो 4 क्या कह रहा है, एरर कह रहा है, ठीक है। क्या है इसमें, एरर पूछी गई है। ये 4 पार्ट है, 1 2 3 है और चौथा क्या हो जाएगा, नो एरर का हो जाएगा, ठीक है। तो इन 3 पार्ट्स में अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है तो है, नहीं तो नो एरर हो जाएगी। देखो यहाँ लिखा है सी लेफ्ट हर्स अम्ब्रेला एट द ऑफिस। ये जो हर्स लिखा हुआ है ना भैया, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। क्या होता है, ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे हर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। हर्स क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। जब ये लगता है तो इसके साथ नाउन नहीं लगाया जाता। अगर हर्ष लिखा होता तो यहाँ नाउन ना लगता, और जो हर है पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन लगाया जाता है। अच्छा, जब अम्ब्रेला लिखा हुआ है तो अम्ब्रेला के साथ हर्ष नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हर लगेगा, ठीक है ना, अम्ब्रेला। और इसके पहले आगे पीछे कहीं अम्ब्रेला दिया भी नहीं है कि हम इस अम्ब्रेला को हटा दें और हमारा काम चल जाए। ये अम्ब्रेला वर्ड पहली बार आया है इस पूरे सेंटेंस में, इकलौता है। तो इसके पहले ये जो हर्ष लिखा हुआ है वो हर्ष ना हो करके क्या होना चाहिए था, हर अम्ब्रेला होना चाहिए था। तो आपका एरर वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये 2 वाला हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। किसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ये आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अब ये स्टेटमेंट क्या है, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। तो जो सब कुछ, एवरीथिंग के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, एक रूट वर्ड है ओमनी। जहाँ भी लगा हो ओमनी मतलब क्या हुआ, सब कुछ। और नो मतलब क्या हो गया, नॉलेज। नॉलेज किससे बनती है, साइंस से। तो क्या होता है, साइंस मतलब नॉलेज, ज्ञान। हमेशा विज्ञान ही नहीं रहता, साइंस का मतलब क्या हुआ, नॉलेज और ज्ञान। तो ओमनी के साथ हम साइंस वर्ड यूज करेंगे तो हो गया ज्ञान। लेकिन इसका जब एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाता है, सिएंट हो जाता है। तो क्या हो गया, ओमनीसिएंट, सब कुछ जानने वाला। और इसी ओमनी में अगर प्रेजेंट लगा दें तो ओमनी प्रेजेंट हो गया। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, जो हर जगह विद्यमान होता है वो हो गया। अगर इसी के साथ पोटेंट लगा दो तो ओमनी पोटेंट हो जाएगा। ओमनी पोटेंट, पोटेंट मतलब होता है सामर्थ्य। तो ओमनी पोटेंट क्या हो गया, सब जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, सर्वशक्तिमान होता है, वो ओमनी पोटेंट हो गया। और ओमनी के साथ अगर वोरस लगा दो तो वोरस का मतलब क्या होता है, खाने वाला। ओमनी वोरस क्या हो जाएगा, सब कुछ खाने वाला, सर्वाहारी, जो वेज नॉन वेज सब कुछ खा लेता हो उसको क्या कहोगे, ओमनी वोरस कहोगे, ठीक है। तो हमें यहाँ है नोज एवरीथिंग। तो नोज एवरीथिंग के लिए कौन सा वर्ड चाहिए, ओमनीसिएंट चाहिए, ठीक है। अब चलिए, आपको बता दिया मैंने कि किस तरह से हमें लगाना। अब आ जाओ, नैब का मतलब क्या होता है, निहायत सीधा साधा। कैसा आदमी होता है, निहायत सीधा साधा। ओमनीसिएंट, अभी इसी की बात ही कर रहे थे। तो ओमनीसिएंट मतलब सब कुछ जानने वाला। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, सर्वव्यापी।
प्रेजेंट मतलब क्या हुआ, ओमनी मैंने सर्व, और प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, व्यापी, जो हर जगह पाया जाता है, जैसे गॉड, जैसे पानी, जैसे हवा, ये सब चीज़ें क्या हो गई, ओमनी प्रेजेंट हो गई। और इंटेलिजेंट तो आप जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हो यार, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान होता है। आंसर आपको मिल गया ना, इसका क्या होगा, 2 होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ये है एरर का क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें देखिए 1 2 3 4 4 पार्ट दिए हैं और नो एरर इसमें है नहीं, मतलब हुआ कि हमको इसमें एरर ढूंढनी है, ठीक है। तो देखते हैं एरर क्या है। इसमें लिखा हुआ है मोहन टोल्ड टू सागर दैट ही वॉज लुकिंग वेरी पेल, मतलब हुआ मोहन ने सागर से कहा कि वो बहुत पीला दिखाई दे रहा है। यहाँ पीला कौन सा वाला पीला है, बीमारी वाला पीलापन है, ठीक है। सरसों के फूल वाला पीलापन येलो कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ देखिए, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इंटरमीडिएट में या क्लास 6-7 से ही, अब तो शुरू हो गया है, 9-10th में तो आपने सीख ही लिया होगा। तो जब डायरेक्ट में कहीं सेंटेंस लिखा होता है ऐसे कि मोहन सेड टू मी या मोहन सेड टू सागर, ठीक है, ऐसे लिखा मोहन सेड टू सागर, उसके बाद इन्वर्टेड कामा लगा दिया और यह कोई बात कह दी गई। इसको इनडायरेक्ट में जब हम लोग बनाया करते थे तो क्या बनाते थे, मोहन और सेड टू की जगह क्या हो जाता था, टोल्ड, और उसके बाद ये लिखा हमने टू सागर, ठीक है। अब मैंने गलती कर दी, फिर यहाँ दैट लगाया जाएगा, अब दैट के बाद आगे अपने डैश 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 हो जाएगा। तो जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते थे तो टोल्ड के बाद हम लोग टू नहीं लगाते थे, ये बात याद आई आपको, ठीक है। याद आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो जान लीजिए कि इनडायरेक्ट में टोल्ड के बाद, आस्क्ड के बाद, ऑर्डर्ड के बाद, इन सब के बाद ये टू नहीं लगता है। डायरेक्ट में रहता है, इनडायरेक्ट में नहीं रहता है। अब यहाँ आ जाओ, मोहन टोल्ड टू सागर, तो यहाँ जो टोल्ड के बाद टू लगा हुआ है ये नहीं होना चाहिए। अब बता दीजिए धीरे से आपका आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा, ये तीसरा वाला पार्ट होगा, टोल्ड के साथ टू नहीं लगना चाहिए था। योर आंसर इज 3rd, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या कह रहे हैं। कह ये रहे हैं कि नो, यहाँ दिया नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब हुआ यहाँ एक पार्ट अंडरलाइन किया हुआ, ये टू अर्न, इसको अंडरलाइन किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये गलत है और इसकी जगह पर दूसरा सही पार्ट क्या होगा। अगर ये गलत है तो, इनकेस अगर कोई गलती नहीं है तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। तो पहले सेंटेंस पढ़ते हैं ताकि पता लग सके उसमें कोई गलती है भी या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आई एम श्योर, ठीक है, आई एम श्योर, यहाँ कोई गलती नहीं है। ही विल ग्रैब द चांस, मुझे पूरा यकीन है कि वो मौके का फ़ायदा उठाएगा। टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने का उसको जब भी चांस लगेगा तो मुझे यकीन है कि उस चांस का वो फ़ायदा उठाएगा। तो टू अर्न, तो टू के साथ उनकी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है और ये पर्पज शो करने के लिए इन्फिनेटिव यूज किया जाता है और पर्पज यहाँ पर दिया भी है, तो यहाँ तो कोई गलती नज़र आ नहीं रही है, ठीक है। ही मतलब जिस लिखा ही विल ग्रैब द चांस टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, ये टू अर्न में कोई गलती नहीं है। तो आंसर तो ये हो गया। अब यहाँ देख लो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो ऑप्शंस, टू के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म लगी हुई है ना, तो ये ईडी यहाँ पे नहीं लगता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑफ के साथ अर्न में एस नहीं लगता है, ऑफ के साथ यानी ऑफ लिखा है तो हमें क्या लगाना चाहिए था, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी चाहिए थी, ये भी ऑप्शन गलत है। और टू के बाद अर्न जो लिखा हुआ ना, अर्न में एस, तो वर्ब में एस नहीं लगता जी, टू के साथ सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आपके जो ऑप्शन दिए हुए थे वो सारे के सारे ऑप्शन ग्रामेटिकली देखे जाएं तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो फिर नो सब्सटीट्यूशन है। और ये टू अर्न तो अपने आप में करेक्ट था ही, मैंने पहले ही बोल दिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, स्टेटमेंट देख के बताइए। लिखा है 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो ठीक, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस के बदले में एक वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस। और यहाँ क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में, देखिए, वन हु एग्जामिन्स अ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एग्जामिन करता है, चेक करता है, उसे क्या कहते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर अगर फिजिक्स में देखा जाए तो ऊष्मा का सुचालक हो जाता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो ये कंडक्टर यहाँ पे काम नहीं आएगा। अगर बस में आप बैठे हो तो बस में जो टिकट काटते हैं उनको कंडक्टर कहते हैं, इनको हटा दो, ठीक है, ये कंडक्टर यहाँ काम नहीं आने वाले।
ऑथर क्या होता है, लेखक होते हैं कहानियों या एस्से वगैरह के, तो यहाँ पे ये भी काम नहीं आएंगे। ऑडिटर का मतलब क्या होता है, जो अकाउंट चेक करता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और इंस्ट्रक्टर जो हमें निर्देश देता है वो भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑडिटर किसको कहते हैं, वही ऑडिटर है जो किसी का अकाउंट खर्चे वर्चे का ब्यौरा वगैरह चेक करता है, एक्सपेंडिचर वगैरह को, तो उसी को ऑडिटर कहा जाता है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड यही चेक किया करते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो ये खाली जगह दी हुई है, इस खाली जगह को भरना है। स्टेटमेंट पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखो पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है कि द डॉक्टर डैश हर टू स्टॉप ईटिंग फ्राइड फूड। डॉक्टर ने डैश हर, डॉक्टर ने उसको डैश किया कि आप फ्राइड फूड ना खाइए, तला भुना ना खाइए। तो डॉक्टर एडवाइज्ड हर, यही तो अच्छी बात है, डॉक्टर के लिए यही ठीक लगता है। डॉक्टर जब अपने पेशेंट को कोई सलाह देता है तो उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, एडवाइज्ड कहते हैं। कंसीडर्ड तो होगा नहीं, डॉक्टर किसी पेशेंट को कंसीडर तो कर नहीं रहा। एक्सप्रेस्ड, डॉक्टर एक्सप्रेस्ड हर पेशेंट, ये क्या मतलब हुआ जी। डॉक्टर अरेंज हर पेशेंट, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने एडवाइस की है पेशेंट को। और एडवाइस साफ साफ आगे लिखी है कि लिखा है कि आप स्टॉप ईटिंग फ्राइड फूड, मतलब तला भुना खाने से बचिए, तला भुना मत खाइए। ये तो जाहिर सी बात है ना कि एडवाइस ही है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हो गया। इसको तो कोई पागल आदमी भी कर लेगा यार, आप लोगों को इतना समझाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन है हमारा। फिर वही एक पार्ट को अंडरलाइन किया गया है। अंडरलाइन करने का मतलब यहाँ देख लो तो लिखा हुआ है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अगर जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें कोई गलती नहीं है, ये वाले पार्ट में अगर कोई गलती नहीं है तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अगर इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो हमें ये पता लगाना होगा कि इसकी जगह पर सही क्या होगा, और इसके पहले हमें पता करना पड़ेगा इस सेंटेंस को पढ़ के कि इसमें गलती आखिर है क्या, अगर है भी कोई तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस लिखा, यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम, मतलब वह आपको अपने सिस्टम से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालना होगा। तो कोलेस्ट्रॉल को गेट लिखा ना यहाँ पे, गेट आउट, तो क्या हम लोग यूज करते हैं, याद है आपको, जब टीचर गुस्सा होते थे तो क्या कहते थे, गेट आउट ऑफ माई क्लास, गेट आउट ऑफ माई क्लास। अगर वो बचपन की डांट याद होगी तो आज काम आ गई होगी। ठीक है ना, टीचर की डांट भी काम आती है। अब ये ना सोचना कि हम टीचर हैं इसलिए बोल रहे हैं, वो सच है, याद आ जाता है। तो टीचर की ये वाली डांट, गेट आउट ऑफ माई क्लास, गेट आउट, आप तो नहीं बोलेंगे, सुना होगा गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट का मतलब क्या, निकल लो यहाँ से, तो आउट ऑफ ही लिखा जाएगा अगर जगह लगा दिया था। ठीक, अब बचपन की वो डांट याद करिए और यहाँ आ जाइए। कोलेस्ट्रॉल को क्या करना है, बॉडी से गेट आउट करना है। तो यहाँ ये जो फ्रॉम लिखा है यही हटा दो, बाकी सही हो जाएगा। यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ योर सिस्टम, यही फ्रॉम हटा दो, तो यहाँ लिखा है गेट आउट ऑफ योर सिस्टम, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा नहीं क्योंकि यहाँ गलती है। तो अब यहाँ लिखा है आउट योर, तो भैया आउट के बाद ऑफ तो लगाना पड़ेगा ना, केवल आउट नहीं हो सकता। और अब यहाँ फ्रॉम भी है, आउट भी है, ऑफ भी है, तीन तीन चीज़ें थोड़े न लगेगी, एक कोई दो लग जाता, आउट ऑफ लगता, ये वाला ऑफ लगेगा भी नहीं। फिलहाल आपको ऑप्शन के रूप में कौन सा मिला, यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन होगा। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या कह रहा है 11, देखिए 11 में है, देखो फिर वही खाली जगह दी हुई है, स्टेटमेंट छोड़ो, यहाँ सीधे आ जाओ। क्या लिखा है, अ डायलॉग इज डैश बिटवीन टू और मोर पीपल। एक डायलॉग क्या होता है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में क्या होगा। डायलॉग का मतलब ही होता है ना, हम तुमसे बात करें, तुम हमसे बात करो, यही तो डायलॉग हुआ। तो आपस में एक दूसरे से जो बातचीत होती है, तो डायलॉग का मतलब बातचीत है। बातचीत का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन देख लो, कन्वर्सेशन, जाहिर सी बात है यही वाला ऑप्शन होगा कि एक डायलॉग जो होता है वो दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। ठीक है, अब और वर्ड देखना चाहो तो देख लो। कमीशन का मतलब क्या होता है, आयोग होता है। अब यह कमीशन, दो लोगों के बीच में आयोग तो होगा नहीं। आया है कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल तो कन्वर्ट, जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट करना का मतलब क्या हुआ, चेंज करना, बदलना। जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्टेबल हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब कन्वर्जन क्या होगा, उसी का नाउन हो जाएगा। कन्वर्जन मतलब बदलाव, परिवर्तन, चेंज। ठीक है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, तो क्या होगा, कन्वर्सेशन। एक डायलॉग क्या होता है, दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन को हम कहते हैं डायलॉग।
ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12? ठीक है, कह रहे हैं ये एडियम दिया हुआ है, इस एडियम का मतलब बताओ प्ले फॉर टाइम। तो प्ले फॉर टाइम का मतलब क्या होता है कि आप टाइम के लिए सारा खेल खेल रहे हो। टाइम के लिए खेल खेलने का मतलब क्या हुआ? आपको 1 दिन का 2 दिन का टाइम चाहिए, उसके लिए आप जितनी भी ड्रामा कर सकते हो वो करो। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ कही गई है। ठीक है, तो बहाने करना या कोई भी ड्रामा नौटंकी करना जिससे आपको 1-2 दिन का टाइम मिल जाए। तो ठीक है, आंसर ढूंढो। टू डू समथिंग इन द स्टिपुलेटेड टाइम, बिल्कुल नहीं। टू मेक एक्सक्यूजेज या डू थिंग्स टू गेन टाइम, बिल्कुल। समय पाने के लिए, टाइम को गेन करने के लिए बहाने बनाना, एक्सक्यूजेज बनाना, बिल्कुल यही है। 3 में दिया है टू प्ले समथिंग फॉर द सेक ऑफ ऑल टाइम्स, बिल्कुल नहीं। टू प्ले म्यूजिक, यहाँ म्यूजिक का कोई लेना देना नहीं है। मतलब समय बढ़ाने के लिए, मौका पाने के लिए, टाइम पाने के लिए जो भी ड्रामा नौटंकी आप कर सकते हैं वो करिए, वही है प्ले फॉर टाइम। ठीक है, तो कुछ 12 क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में स्पेलिंग का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि इसमें इनकरेक्टली, देखो ये क्या लिखा हुआ, इनकरेक्टली मतलब जिसकी स्पेलिंग गलत है वो बताओ। तो एनिवर्सरी, ये तो हमको सीधे सीधे गलत लग रही है। अच्छा, वो गलत है। ये फेलिसिटेट सही है, रिस्पॉन्स सही है, कांग्रेचुलेसन सही है। अब आप पूछेंगे कि एनिवर्सरी में गलती क्या है, तो हाँ ठीक है, ये जानना ज़रूरी है, ये आपका हक भी है। हम डिस्कशन करा रहे हैं तो ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो एनिवर्सरी की स्पेलिंग में क्या होता है, ए के बाद डबल एन होना चाहिए। ठीक है, डबल एन, यहाँ देखो सिंगल एन लिखा है। ए के बाद डबल एन होगा, आई होगा, वी ई आर होगा, एस ए आर वाई होगा, एनिवर्सरी। ठीक है, समझ में आए? ए डबल एन आई वी ई आर एस ए आर वाई, तो ये डबल एन वाला खेल था, यहाँ पर सिंगल एन लिख दिया। आपका आंसर क्या हुआ? 1 हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें स्पेलिंग के एक आध क्वेश्चन और है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 फिर किसका क्वेश्चन हो गया? ये एडीएम का क्वेश्चन है। एडीएम यहाँ क्या दिया है? टू ब्रीथ वंस लास्ट। टू ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब होता है अंतिम सांसें लेना। टू ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब क्या हुआ? अंतिम सांसें लेना। जैसे कहें कि पिछले सप्ताह उन्होंने अंतिम सांस ली। अब अंतिम सांस लेने का मतलब क्या हुआ? इस दुनिया से चल दिए। ठीक है, तो इस दुनिया से चल देने के लिए वर्ड कौन सा यूज करोगे? टू डाई, मतलब वो स्वर्गवासी हो गए। एक शार्ट है मेरे चैनल पर ही, एक शार्ट पड़ा हुआ है, शार्ट वीडियो है, और उसमें आप देखेंगे तो करीब 12-13 प्रकार हमने लिखाए हैं इसके लिए, डाई के लिए। तो डू डाई के लिए एक तो यही हो गया, टू ब्रीथ वंस लास्ट। एक होता है पास अवे। ठीक, क्या होता है? पास अवे मतलब क्या हुआ? गुजर गए। और एक होता है किक द बकेट या किक द बास्केट। ठीक है, किक द बकेट लिखो या किक द बास्केट, दोनों की मीनिंग वही होती है। ठीक, एक होता है रिपोर्ट टू डेथ। ठीक है, और एक होता है सकम्ब टू डेथ। ऐसे वही आप वीडियो वो देख लीजिएगा ना, मैंने एक शार्ट डाल रखा है, चैनल पे है, तो जिसमें लिखा है कि मृत्यु होना कहने के अलग अलग ढंग, तो देख लीजिएगा, उसमें 13-14 वर्ड आपको मिल जाएंगे, यही वाला। तो ये ब्रीथ वंस लास्ट भी उसमें है। ठीक है, टू ब्रीथ वंस लास्ट है, ऐसे ही रिपोर्ट टू डेथ है, ऐसे ही एक वर्ड है ना, टू लीव फॉर हेवनली एबोर्ड, स्वर्गवासी हो जाना, उसको भी मतलब वही हो जाता है, मर जाना। ठीक है, डिमाइज होता है एक और, डिमाइज का मतलब भी होता है मृत्यु। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, उसको देख लीजिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। उससे ज़्यादा मरने के लिए कोई वर्ड है वह नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है जी? इनकरेक्टली, फिर वही स्पेलिंग का है जिसकी स्पेलिंग गलत हो। तो गलत किसकी है? डिलीवरी की स्पेलिंग तो सही ही दिया हुआ है, स्टेशनरी की भी सही दिया हुआ है, वॉलंटरी की भी सही दिया है, तो ये गलत होनी चाहिए डिक्शनरी की, बिल्कुल यही गलत है। और डिक्शनरी की सही स्पेलिंग क्या होगी? देखो, DICTION, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, डिक्शन, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। DICTION प्रॉब्लम है, जानते हो क्या? N के बाद क्या लगना चाहिए? A लगना चाहिए। देखो मैंने इतना बड़ा बड़ा लिख दिया, डिक्शनरी। प्रॉब्लम कहाँ आई है? डिक्शनरी में। N के बाद क्या लगेगा? A लगेगा, और यहाँ N के बाद क्या लगा हुआ है? E लगा हुआ है, और यही गलत था। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में फिर एरर दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं,
1 2 3 4 ये देखो 3 स्लैश लगे हुए हैं, इसका मतलब हमारे पास 4 पार्ट होंगे, तो इसमें कोई ना कोई एरर होगी ही होगी। इसमें नो एरर का चांस नहीं है क्योंकि नो एरर का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलो ठीक है, ढूंढो आप लोग इसमें से क्या एरर हो सकती है। लिखा है नाइदर द मैनेजर नार द एम्प्लॉयज़, मतलब दो सब्जेक्ट किससे जोड़े गए हैं, नाइदर नार से जोड़े गए हैं। ये हुआ आपका नाइदर और ये हो गया आपका नार, दो सब्जेक्ट इससे लगे हुए हैं। तो नाइदर के बाद एक सब्जेक्ट यहाँ लगा, एक सब्जेक्ट यहाँ लगा, और इसके बाद जब हम लोग वर्ब यूज करते हैं तो किसको देख करके लगाते हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो नियरेस्ट कौन सा होगा, दूसरा वाला सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वाज लगी हुई किसको देख कर लगाना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को देख कर लगाना चाहिए था, और एम्प्लॉयज़ क्या है, प्लूरल है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ इस तरह से। तो जब हम नाइदर और नार से दो सब्जेक्ट जोड़ेंगे, ठीक है, नाइदर नार हमारा कंजंक्शन हो गया, इससे हम दो सब्जेक्ट जोड़े हैं, कौन सा, द मैनेजर हो गया और द एम्प्लॉयज़ हो गया। तो नाइदर नार के साथ दो सब्जेक्ट जोड़ने पर जो वर्ब यूज की जाती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, एम्प्लॉयज़। और एम्प्लॉयज़ क्या है, एम्प्लॉयज़ एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो एम्प्लॉयज़ एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये वाज की जगह क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। तो अब आ गया हमारा ये वाला पोर्शन गलत है, आपका 3 वाला आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं, फिर वही क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेंटेंस क्या, एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती है। ऐसी कोई चीज़, कोई मतलब कोई खाने वाली चीज़ हो सकती है, कोई हमला हो सकता है, अटैक हो सकता है। जैसे मान लो किसी ने किसी को एक थप्पड़ मारा और वो आदमी कोमा में चला गया, तो उसको क्या कहेंगे, उस थप्पड़ को जानलेवा थप्पड़ कहेंगे। ठीक, बस ऐसे ही समझ ले। तो यहाँ मतलब जो हमें लगाना है वो क्या होना चाहिए, घातक या जानलेवा। क्या होगा, घातक या जानलेवा। ठीक है, थोड़ा लिखने में ठीक नहीं बने, आप समझ लीजिएगा, ये जानलेवा लिखा हुआ है। अब वर्ड्स की बात करो, यहाँ स्कारी है। स्कारी मतलब जानते हैं क्या हो, एक होता है स्केयर, ये होता है स्केयर, इसी से बना हुआ है। स्केयर का मतलब क्या हुआ, डरावना या डराना। तो ये हो गया डराना, तो स्कारी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया डरावना। और सीरियस का मतलब होता है गंभीर, और ओमिनस का मतलब क्या होता है, अशुभ। क्या होता है ओमिनस का मतलब, ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। तो क्या हो गया, फैटल, यही आपका आंसर होगा। फैटल का मतलब क्या होगा, घातक या जानलेवा। दूसरा वर्ड लिखना चाहो तो लो मैं बता दे रहा हूँ, लेथल। ठीक है, एक वर्ड होता है लेथल, एक और वर्ड होता है घातक जानलेवा के लिए, वो होता है डेडली। ठीक है, क्या होगा, डेड में ly लगा दो, डेडली। और क्या हो गया, एक लेथल हो गया, एक और क्या हो गया, फैटल हो गया। इतने वर्ड मैंने बता दिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, आज फैटल आया है, किसी दिन लेथल आ सकता है, किसी दिन डेडली आ सकता है, या इसी फैटल का साइनोनियम पूछ लिया, लेथल का साइनोनियम पूछ लिया। 3 वर्ड मैंने आपको बता दिए, जानलेवा घातक के लिए क्या क्या लगते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है गिवन वर्ड का एंटोनीम बताओ। एंटोनीम किसका बताना है, वाइटल का। और वाइटल का मतलब जानते हो क्या होता है, वाइटल का मतलब होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी, एकदम मैंडेटरी, नेसेसरी, इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना काम नहीं चलता, मेन है वो। ठीक, अब आ जाएगा क्रिटिकल, तो क्रिटिकल करीब करीब साइनोनियम हो जाएगा। और क्रूशियल का मतलब भी बहुत महत्वपूर्ण, तो ये भी साइनोनियम हो जाएगा। मैनुअल मतलब मानव द्वारा बनाया गया, इसका कोई लेना देना नहीं, ना वो साइनोनियम है ना एंटोनियम है। और ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन, जिसका कोई मूल्य ना हो, ये हो गया महत्वहीन। तो अब ये बताओ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, वाइटल अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो जो लेस इंपॉर्टेंट या नो इंपॉर्टेंट है उसको क्या कहोगे, वही उसका एंटोनियम हो गया। तो आपका जो एंटोनियम हो गया वो क्या हो गया, ट्राइवियल। ठीक है, तो वाइटल का एंटोनियम क्या हुआ, ट्राइवियल हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ो, अगला है क्वेश्चन, एंटोनिम फिर से पूछ लिया गया, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। वंस मोर क्वेश्चन बिलोंग्स टू एंटोनिम, किसका है, प्रिकैरियस है। प्रिकैरियस का देखो दो मतलब होता है, एक प्रिकैरियस का मतलब होता है ना सर्टेन, ठीक है ना, अनसर्टेन, सॉरी अनसर्टेन। तो प्रिकैरियस का एक मतलब होता है अनसर्टेन, ठीक, अनसर्टेन। और इसका एक मतलब होता है अनसेफ,
ठीक है, एक सर्टेन नहीं है और एक सेफ नहीं है, तो अनसर्टेन अनसेफ। तो यहाँ अनसर्टेन दिया हुआ, अनसर्टेन तो साइनोनिम में आ जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और डेंजरस खतरनाक होगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। और पेरिलस का मतलब भी होता है खतरनाक, तो डेंजरस और पेरिलस दोनों एक ही होंगे, तो ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अगर प्रिकेरियस का मतलब डेंजरस होता है, अगर डेंजरस होता है तो पेरिलस भी होगा। चूँकि ये दोनों वर्ड सेम है, इसका मतलब आंसर दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है ना। कभी कभी जब आपको दो सेम सब वर्ड मिल जाए, सिमिलर वर्ड मिल जाए, तो इसका मतलब वो दोनों के दोनों ही आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये होगा तो ये भी सही हो जाएगा, तो फिर मतलब दोनों गलत हो गए। अब आ जाओ अनसर्टेन का मतलब क्या हुआ, ये तो सिमिलर वर्ड हो गया, तो ये जो सेफ है वही आपका क्या बना, आंसर बना, ठीक है। आगे आ जाओ, प्रिकेरियस का अपोजिट क्या हो गया, सेफ, ठीक है, जहाँ कोई खतरा नहीं है, जहाँ कोई रिस्क नहीं है। अब आ जाओ, अगला है, अगला वर्ड दिया हुआ है, इसमें साइनोनिम बताना है आपको। किसका साइनोनिम बताना है, थ्रेट का। थ्रेट, अभी ऊपर 2-3 वर्ड मिले थे हम लोगों को ना। थ्रेट मतलब क्या हुआ था, थ्रेट मतलब होता है खतरा। क्या होता है थ्रेट मतलब, खतरा। ऊपर 2 वर्ड मिले थे ना खतरा के लिए, डेंजरस था, तो डेंजरस था, तो अगर डेंजर केवल बात करो, सिर्फ डेंजर की, तो ये क्या हो जाता है, खतरा। थ्रेट का मतलब डेंजर, ये हो गया डेंजर। और इसी का दूसरा वर्ड क्या होता है, पेरिल। और एक इसी का और वर्ड होता है जॉपर्डी, ठीक है। अब लिख लेना, ये सारे के सारे वर्ड बता दे रहा हूँ। जॉपर्डी एक रिस्क हो गया, ये भी खतरा होता है। तो देखो, थ्रेट है, डेंजर है, पेरिल है, जॉपर्डी है, रिस्क है, ये सब क्या हो गए, खतरा हो गए। अब ये बताना क्या है, साइनोनिम, तो ये मिल तो गया आपको, रिस्क खतरा हो गया। सजेशन सलाह होता है, प्रूफ होता है, अटेंशन होता है, कोई किसी का लेना देना नहीं है। खतरे से किसका लेना देना है, खतरे से केवल रिस्क का लेना देना है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 21 से लेकर के 25 तक किस बारे में दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन कैसा, वो भी खाली जगह भरने वाला है। ये लिखा है फिल इन द ब्लैंक, इसका मतलब ये किससे रिलेटेड हो गया, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन होगा। एक पैराग्राफ, कुछ खाली जगहें दी होंगी, उन जगहों को आपको सूटेबल ऑप्शन दे करके भरना है। इसके पहले आपको पैसेज पढ़ना सबसे ज़रूरी होगा, बिना पूरा पैसेज पढ़े आप इसको नहीं भरेंगे। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। When the air is clear, जब हवा एकदम साफ होती है, मतलब वातावरण वायुमंडल साफ होता है, दो सनसेट डैश येलो, तो जो सनसेट है वो येलो रंग का दिखाई देता है। ध्यान रखना, आसमान साफ होगा तो सनसेट येलो रंग का दिखाई देगा। बिकॉज द लाइट फ्रॉम द सन हैज पास्ड लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि सन से जो लाइट आती है वो बहुत दूरी तय करके आती है, थ्रू एयर मतलब हवा में। एंड द ब्लू लाइट डैश स्कैटर्ड अवे, और जो ब्लू लाइट होती है नीली नीली वाली बिब्गोर की, वो स्कैटर्ड अवे हो चुकी होती है। इफ़ द एयर इज़ पल्यूटेड, अब दूसरी बात बता रहे हैं कि अगर एयर पल्यूटेड है विद स्मॉल पार्टिकल्स, नेचुरल या अदरवाइज जो भी हो, मतलब नेचुरल तरीके से या अदरवाइज किसी और तरीके से अगर हवा पल्यूटेड है, उसमें पोल्यूशन के स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो सनसेट विल बी मोर रेड, तो जो सनसेट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा लाल कलर का होगा, ठीक है। अब जैसे आजकल के ज़माने में तो पोल्यूशन हद से ज़्यादा है भाई, आजकल तो लाल ही दिखाई देता है सनसेट, ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन की लिमिट ही पार हो गई है। आगे लिखा है कि सनसेट ओवर द सी में भी आल्सो ऑरेंज, समुद्र के ऊपर जो सनसेट होता है यहाँ तक कि वो भी ऑरेंज कलर का होता है, येलो होगा ही नहीं, कुछ न कुछ थोड़ा सा लालपन ले लेगा, ऑरेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होते हैं साल्ट पार्टिकल्स इन द एयर, नमक चूँकि समुद्र में थोड़ा नमकीन होता है पानी, तो जब वो वेपराइज हो जाता है वो पानी, तो एयर में साल्ट पार्टिकल, नमक के भी कुछ पार्टिकल होते हैं, इसलिए वहाँ भी हवा साफ़ नहीं होती। तो जो सन है वो रेड नहीं तो कम से कम ऑरेंज तो ज़रूर दिखाई देगा, और एकदम क्लियर एयर में क्या होगा, येलो दिखाई देगा। आगे लिखा द स्काई डैश द सन इज सीन रेडेंड, तो अगर स्काई डैश है तो सूरज कैसे दिखाई देता है, रेडेंड मतलब बहुत ज़्यादा लाल, एज वेल एज लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम सन, ठीक। आगे आ जाओ, अब हम इसको भरते हैं। सबसे पहला वाला ऑप्शन, व्हेन द एयर इज़ क्लियर, जब आसमान साफ होता है तो सनसेट डैश येलो, तो सनसेट पीला दिखाई देता है। दिखाई देने के लिए क्या लगाओगे, अपीयर्स दिखाई दोगे, ठीक है ना। अपीयर्स मतलब दिखाई देना, अभी अपीयर्ड नहीं हो सकता क्योंकि ये पास्ट हो जाएगा,
पास होगा नहीं, हैज अपीयर्ड का मतलब एक बार के लिए लगेगा, ये भी नहीं होगा और इज लगेगा नहीं। अपीयर दिखाई देने के लिए क्या लगेगा, अपीयर, वो भी प्रेजेंट में। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, दूसरा वाला। ठीक है, अब दूसरे वाले फिलर के लिए देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन होगा। आगे आ जाओ। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज द लाइट फ्रॉम सन हैज पास्ड, यहाँ ध्यान देना जरा, तो हैज पास्ड, क्योंकि सूरज से आने वाली लाइट पास होती है, गुजरती है बहुत लंबे डिस्टेंस से हवा में, और द ब्लू लाइट डैश स्कैटर्ड। अब ये देखो यहाँ स्कैटर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अब यहाँ देखना, यहाँ क्या लिखी है, हैज पास्ड। ठीक है, तो लाइट यहाँ हैज पास्ड दी हुई है, तो एंड के साथ ये स्कैटर्ड होगा, तो हैज स्कैटर्ड होगा। यहाँ भी टेंस तो सेम ही होगा, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो यहाँ क्या लगेगा, हैज स्कैटर्ड। अब हैज की पैसिव बनानी पड़ेगी, तो पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हैज बीन स्कैटर्ड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव में होगी नहीं, पैसिव में होगी। ब्लू लाइट हैज बीन स्कैटर्ड अवे। अब देखते हैं हम लोग फिलर नंबर 3 के लिए। तो लिखा है फिलर नंबर 3 में हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ तक हो गया, लाइट हैज बीन स्कैटर्ड अवे इफ़ द एयर इज पोल्यूटेड विद स्मॉल पार्टिकल्स। और अगर एयर छोटे छोटे पार्टिकल्स से पोल्यूटेड है, नेचुरल आर डैश अदरवाइज, तो यहाँ क्या लगाओगे, नेचुरल, या चाहे नेचुरल ढंग से पोल्यूटेड है या किसी और ढंग से, मतलब ह्यूमन की वजह से पोल्यूटेड है। तो ऑप्शन चूंकि मिल रहा है वहाँ, तो नेचुरल इफ अदरवाइज, नेचुरल बट अदरवाइज, नेचुरल और अदरवाइज, या नेचुरल एंड अदरवाइज। तो यहाँ क्या लगाना होगा, नेचुरल और अदरवाइज। ठीक है, चाहे जिस तरह से भी वो पोल्यूटेड है। तो सनसेट विल बी मोर रेड, तो सनसेट थोड़ा और लाल कलर का होगा। तो अब जाओ चौथे नंबर पे आ जाते हैं। तो चौथे नंबर में हम लोग नीचे आके देखते हैं ऑप्शन के साथ में। तो आपका फिलर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, यहाँ से देखना शुरू करो। यहाँ है द सनसेट ओवर द सी, समुद्र के ऊपर का जो सनसेट होगा वो भी मे आल्सो बी ऑरेंज, वो भी ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। आगे लिखा है डैश साल्ट पार्टिकल्स इन द एयर। अब ये साल्ट पार्टिकल्स इन द एयर क्या दिया है, ये कारण दिया हुआ है, ये क्या है, कारण दिया हुआ है। और कारण के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बिकॉज लगाते हैं। लेकिन बिकॉज तब लगाते हैं जब कारण का सेंटेंस होगा, ध्यान रखना, कारण का सेंटेंस होता है तो बिकॉज लगाते हैं। सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट एंड वर्ब, और कारण अगर नाउन के फॉर्म में होगा, ठीक ध्यान रखना, कारण अगर नाउन के फॉर्म में होगा तो इसके पहले हम बिकॉज नहीं लगाएंगे, तब हम क्या लगाते हैं, ड्यू टू लगाते हैं, या फिर बिकॉज ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ मतलब होता है की वजह से, क्या के नाते। तो ये ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ये सब हम लोग यूज करते हैं तब अगर कारण हम नाउन के रूप में पाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि सी में आल्सो बी ऑरेंज, आगे लिखा शार्ट पार्टिकल्स इन द एयर, शार्ट पार्टिकल्स इन द एयर कारण है, लेकिन ये नाउन के फॉर्म में है, शार्ट पार्टिकल्स इन द एयर, यहाँ पे वर्ब नहीं लगी हुई है। तो यहाँ क्या होगा, एयर में मौजूद शार्ट पार्टिकल्स के नाते, तो के नाते हमें लगाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, ड्यू टू लगाना पड़ेगा। और बिकॉज और एज और फॉर तीनों का मतलब होता है क्योंकि। तो हवा में, क्योंकि हवा में शार्ट पार्टिकल, ये तो वजह ही नहीं बनी, क्योंकि हवा में शार्ट पार्टिकल, या हवा में शार्ट पार्टिकल्स के नाते, की वजह से। तो क्या होगा, की वजह से, ये लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, अगर यही कारण सेंटेंस के फॉर्म में होता तो बिकॉज, फॉर या एज लग जाता, लेकिन चूंकि नाउन के फॉर्म में है ये कारण, इसलिए ड्यू टू लगाना पड़ेगा। और ये रहा आपका आज का 25th एंड फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, तो इनसे भी निपट लेते हैं। आगे लिखा है द स्काई डैश, और आगे लिखा हुआ द सन इज सीन रेडेंड। ठीक है, तो सन यहाँ लिखा द स्काई डैश द सन इज सीन रेडेंड एज वेल एज द लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन। जब तक लाइट सन से डायरेक्ट आती है तब तक सन के आसपास का एरिया, तो यहाँ क्या हुआ, सन के आसपास का एरिया, स्काई, सन के आसपास का स्काई कैसे दिखता है, रेडेंड दिखता है। तो सन के आसपास, यहाँ अक्रॉस तो होगा नहीं, आल्दो थ्रू तो होगा नहीं, अलॉन्ग भी नहीं होगा, तो सन के आसपास मतलब अराउंड द सन, सन के आसपास का एरिया क्या दिखाई देगा, सन के आसपास का स्काई कैसा दिखाई देगा, रेडेंड दिखाई देगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे हमारे
25 क्वेश्चन किसके हैं ये? क्वेश्चन कब हुआ था? 16 सितंबर 2021, तो 26 सितंबर 2021 को ये पेपर, अरे सितंबर नहीं है जी, 16 नवंबर 2021 को ये पेपर हुआ था। ठीक है, शिफ्ट 1 का पेपर है, तो ये हम लोगों ने कर लिया। हम लोग कुल 2 पेपर कर चुके हैं जीटी इंग्लिश के प्रीवियस पेपर। फिर हम लोग नेक्स्ट पेपर के साथ जल्दी ही मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।